मेरे बाल मित्रों को शुभ संध्या। मैं तत्काल आपको भूगोल विषय की जानकारी दे रहा हूँ। पिछले वर्ग में मैंने आपको बताया था पवन से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। पवन के अपर्दन, अपवाहन और निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ रेगिस्तानी क्षेत्रों में जन्म लेती हैं। आज हम लोग देखेंगे समुद्री लहरों से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। पहले ही मैं बता चुका हूँ, नदी, हिमनदी, पवन, समुद्री लहरें और भूमिगत जल, ये 5 तत्व हैं, 5 कारक हैं जो पृथ्वी की आकृतियों में, भूपटल पर पाई जाने वाली आकृतियों में हमेशा परिवर्तन करते रहते हैं। 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, एक आंतरिक क्रिया और दूसरी बाह्य क्रिया। जो आंतरिक क्रिया होती है उसमें भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं, जो पलक झपकते ही नए तरह की स्थलाकृतियों को जन्म देते हैं। जैसे मान लो भूकंप आ गया, पूरा शहर धराशायी हो गया, मलबा जमा हो गया, पूरा नई स्थलाकृति बन के तैयार हो गई। भूकंप आया, जमीन धंस गई, जमीन फट गई, पलक झपकते ही 5 मिनट के अंदर वहाँ झील बन के तैयार हो गई। तो ये जो आंतरिक ज्वालामुखी जैसे फूटा, पहाड़ बना के तैयार कर दिया, जब वो मरा तो उसके मुंह में पानी भर गया, झील बन गई, क्रेटर झील बन के तैयार हो गई। तो ये आंतरिक शक्तियाँ बहुत तेजी से काम करती हैं, पलक झपकते ही स्थलाकृतियों में परिवर्तन ला देती हैं। लेकिन ये जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं, जो ही आंतरिक शक्तियों का काम खत्म होता है, बाह्य शक्तियाँ उस पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे अपर्दन, अपवाहन की क्रिया के द्वारा उसको काट छांट कर निचले भागों में ले जाती हैं और वहाँ ले जाकर निक्षेपित कर देती हैं, जमा कर देती हैं। फिर धीरे धीरे उच्च मैदान कट करके उच्च भूमियाँ कट करके निम्न होती जाती हैं और इधर निम्न भूमियाँ धीरे धीरे ऊंची होती जाती हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं समुद्री लहरों के कार्य। समुद्र के किनारे आप देखे होंगे बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। कभी लहरें आती हैं, कभी ज्वार भाटा आता है, कभी सुनामी आती है। तो ये लहरें किनारे पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों को जन्म देती हैं। लहरों के दबाव के चलते पानी घोल की क्रिया करता है, घोल करते करते मुलायम चट्टानें उसमें घुल जाती हैं, मुलायम शैलें घुल कर पानी के साथ समुद्र के भीतरी भागों में चली जाती हैं। तो इस तरह से इसमें पहली आकृति हम लोग देखेंगे, तरंग रदित महावेदी। तरंगें आती हैं, तरंग का मतलब लहर, लहरें आती हैं, किनारे से टकराती हैं। जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, मिट्टी वगैरह, उसमें घुल जाती हैं। लहरें जब जाती हैं तो उनको ले जाती हैं। मान लो समुद्र का किनारा है, खड़ा किनारा, लहर आई, मिट्टी का कटाव हुआ, फिर नीचे मिट्टी गिरी, ये देखो
से लहर आ रही है, मिट्टी यहाँ कट रही है और यहाँ धीरे धीरे लहरें उसको वापस ले जा रही हैं। और किनारे पर ये जो थोड़ा सा ऊंचा बेदी के तरह से, चबूतरे की तरह से जो आकृति बन जाती है, उसको तरंग रदित, तरंग घर्षित, तरंग निर्मित महावेदी या चबूतरा कह लेते हैं। चबूतरे के जैसा बन जाता है वहाँ। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे बीच। या बालू का मैदान। समुद्र का जल या समुद्र के पेट में हमेशा हलचल होती रहती है। आकाशीय शक्तियों के द्वारा कभी कभी उसमें ज्वार भाटा होता है, कभी कभी क्या, रोज ज्वार भाटा होता है। केवल दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार अलग समय पर होते हैं। लघु ज्वार प्रत्येक पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को होता है, जबकि दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। तो जब ज्वार होता है तो समुद्र का पानी कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई तक उठ जाता है और वो किनारे को अपने चपेट में ले लेता है। तो भीतर से, समुद्र के अंदर से किनारे जो बहुत दूर तक बालू जमा हुआ होता है, वो ज्वार भाटे के साथ आ जाता है किनारे पर और समुद्र के जल तथा किनारे के बीच में एक संकरा सा मैदान बन जाता है। यदि वो बालू से बना हुआ है, बालू का बन गया, तो ऐसे मैदान को हम बालू का मैदान या बीच कहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि समुद्र के अंदर की मिट्टी आकर के जमा हो जाती है, जैसे सुनामी वगैरह आई तो अंदर से मिट्टी आकर के एक संकरे मैदान का निर्माण कर देती है, जिसे तटीय मैदान कहते हैं। जैसे भारत के पूर्वी तट पर और भारत के पश्चिमी तट पर संकरे मैदान बने हुए हैं। पश्चिमी तट पर निर्मित मैदान को पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तट पर निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इनमें नदियों का भी सहयोग होता है। नदियां अपने साथ जो मिट्टी बालू ले जाती हैं, समुद्र में मिलने से पहले या जहाँ मिलन होता है वहाँ सबको जमा करती रहती हैं किनारे पर। इसके चलते किनारे मैदान बनते हैं, उपजाऊ मैदान बनते हैं, जिसको तटीय मैदान कहा जाता है। यदि केवल बालू जमा हो गया तो बालू का मैदान बीच, यदि मिट्टी जमा हो गई तो समुद्र तटीय मैदान। नेक्स्ट नंबर समुद्री गुफा। ये समुद्र का किनारा है, ये लहरें हैं, तो समुद्र के किनारे
मान लो ये जगह मुलायम चट्टान है, ऊपर में कड़ी चट्टान है। तो इधर से आने वाली लहरें इस मुलायम चट्टान को तोड़ती हैं, घुलाती हैं अपने में, और जब लहरें वापस जाती हैं तो उसको लेती जाती हैं। धीरे धीरे छोटा छोटा छिद्र बन जाता है तटीय भागों में, जहाँ समुद्र का खड़ा किनारा होता है वहाँ छोटे छोटे छिद्र बनते हैं। जब छींकना था। जब छोटे छोटे छिद्र बनते हैं, दूसरी लहर आती है तो ऊपर से पानी उसको बंद कर देता है, लेकिन हवा भीतर में बंद हो जाती है। हवा के दबाव और पानी की घुलनशीलता, पानी के घोल बनाने की क्रिया के चलते वो धीरे धीरे काफ़ी तेजी से कटाव शुरू हो जाता है। छोटे छोटे छिद्रों में कटाव बहुत तेजी से होने लगता है, और कभी कभी बहुत दूर तक कटाव हो जाता है। गुफाएं बन जाती हैं, कंदराएं बन जाती हैं। इसे तरंग निर्मित कंदरा या गुफा कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ कड़ी चट्टानें खड़ी हों, ऊपर में भी कड़ी चट्टान हो, कंदरा बनती जा रही है, कंदरा बनती जा रही है, गुफा बन गई, बहुत बड़ी गुफा बन गई। ऊपर का छत वैसे ही पड़ा हुआ है, माने बगल की दोनों लंबवत कड़ी चट्टानें पिलर जैसा बन गई, और ऊपर की कड़ी चट्टान छत की तरह खड़ी हुई है। बीच की जो मुलायम चट्टान है वो कट करके हट गई। तो इस तरह से जो आकृति बनती है उसको प्राकृतिक पुल कहते हैं। प्राकृतिक पुल या नेचुरल ब्रिज। फिर से इसको सुन लीजिए। समुद्र के किनारे जब दोनों साइड लंबवत अवस्था में कड़ी चट्टानें खड़ी हों और ऊपर में क्षैतिज अवस्था में कड़ी चट्टान खड़ी हो, बीच में मुलायम चट्टान हो, तो समुद्र का जल धीरे धीरे मुलायम चट्टान को घोलते हुए, काटते हुए वहाँ से स्थानांतरित कर देता है। अंदर में गुफा बन जाती है, बहुत बड़ी गुफा बन जाती है, और ऊपर में जो चट्टान क्षैतिज अवस्था में खड़ी होती है वो एक पुल की तरह बन जाती है, जिसको नेचुरल ब्रिज कह लेते हैं। समुद्र का जल उस नेचुरल ब्रिज के भी उस साइड तक चला जाता है, पीछे साइड तक, माने पीछे भी जल, आगे भी जल, और बीच में नेचुरल ब्रिज, प्राकृतिक पुल। अब हम लोग देखेंगे खाड़ी। बे, खाड़ी या बे। मान लीजिए समुद्र का किनारा है, गुफा के तरह से कटते जा रहा, कटते जा रहा, कटते जा रहा अंदर।
इधर जो कड़ी चट्टान है वो मान लीजिए मेरी जो बाहें हैं ये कड़ी चट्टानें हैं और इधर का हिस्सा जो है मुलायम चट्टान है। कट करके हटते जा रही मुलायम चट्टान और ये ऐसे ही बनते जा रहा है। तो इस तरह की जो आकृति बनती है उसको खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, मंदार की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बहुत सारी खाड़ियाँ बनती हैं। और ये खाड़ियाँ जो होती हैं सबसे बढ़िया समुद्री पत्तन के रूप में विकसित हो जाती हैं। पत्तन कहने का मेरा मतलब बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह, जहाँ बड़े बड़े जहाज तक आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे लैगून झील के बारे में। लैगून झील, बैक वाटर, अंग्रेजी में इसको बैक वाटर और हिंदी में लैगून झील कहते हैं। समुद्र की जो लहरें आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा मलबा ले आती हैं। मान लो लहर आ रही है, एक बार यहाँ तक आ गई, कुछ मलबा जमा कर दी, माने कुछ सेंटीमीटर, कुछ फुट, कुछ इंच मलबा जमा हो गया। दूसरी बार फिर जो लहर आती है तो उसके ऊपर मलबा जमा कर देती है और ऊंचा हो गया। ऐसे धीरे धीरे लहरें आती रहती हैं और अपने साथ लाए हुए मलबे को धीरे धीरे जमा करती रहती हैं। तो समुद्र के किनारे एक मेढ़ जैसी आकृति बन जाती है। मान लो समुंदर है, यहाँ मेढ़ जैसी आकृति बन गई। मेरे कहने का मतलब ये भी मुलायम मिट्टी ही है, लेकिन ऊंचा हो गई, सूख गई। अब कभी कभी जब दीर्घ ज्वार होता है तो दीर्घ ज्वार के समय समुद्र का जल इन मेढ़ों को पार करके पिछले भागों में जमा हो जाता है। जब फिर भाटा होता है तो समुद्र का जल वापस लौटता है। लेकिन जितनी ऊंची मेढ़ होती है, मान लो ये 1 फुट ऊंची मेढ़ है, तो इस मेढ़ के पीछे 1 फुट ऊंचा पानी जमा बच जाता है। ये पानी निकलने नहीं पाता है। अब ये झील का रूप ले लेता है। इसी को लैगून कहते हैं। जैसे उड़ीसा में है ना चिल्का झील, लैगून झील का सबसे बढ़िया उदाहरण है, सबसे बड़ी झील है। फिर से इसको सुनिए। समुद्र की लहरें अपने साथ मलबे को ठेल के ले आती हैं, किनारे जमा करती हैं। धीरे धीरे जमा होते होते कालांतर में किनारे का कुछ हिस्सा मेढ़ की तरह ऊंचा हो जाता है। ये ठोस हो जाता है सूख करके। फिर जब ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार होता है, ऊंची लहरें आती हैं, तो समुद्र का जल इस मेढ़ को पार करके पिछले हिस्से में पहुंच जाता है। लेकिन पुनः भाटा होने के समय ये पूरा का पूरा जल वापस नहीं पहुंचने पाता समुद्र में। जितनी ऊंची मेढ़ रहेगी, ठीक उतना मोटा जल पिछले हिस्से में जमा हो जाता है। इससे पिछले हिस्से में एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसको लैगून झील कहते हैं।
उदाहरण में मैंने बताया उड़ीसा की चिल्का झील इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने जो विषय वस्तु आपको दी, यदि वो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और विषय वस्तु को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।